बात हो रही है। अकेले संभाल नहीं पाऊंगा। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी जी से गुजारिश करता हूं, एक प्लीज चेयर और मंच पे लगाइए। मनोज राजन त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि प्लीज मंच पे आए, और उनके बिना ये सेशन रोचक भी नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत कुछ रवि जी इसी अंदाज में करते हैं कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी। तुमको देखें कि तुमसे बात करें। असल में होता क्या है कि जो स्टार है, जब वो बगल में होता है तो पहली इच्छा होती है कि सेल्फी ले ली जाए। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये शेर जिनका है, उनका नाम है रघुपति सहाय। कठिनाई हो रही है? रघुपति। हाँ। अब मैं एक और नाम लूंगा, आपको आसानी हो जाएगी। फिराक गोरखपुरी जी, ये उन्हीं का तो शेर था। तो रघुपति सहाय ही फिराक गोरखपुरी है, ये उन्हीं का नाम है। मैंने कोई ऐसा बिरला नाम नहीं ले लिया। लेकिन मसला यही है कि जो आपकी मुख्य पहचान है, कब लोग उसे भूल जाएं, ये बहुत मुश्किल बात होती है। और रवि किशन जी के साथ भी यही मसला है कि ये तब पता चला कि ये शुक्ला हैं जब चुनाव आ गए, ये तब पता चला। तो ऐसी बातें होती। मनोज जी, अगर मैं कहूं कि आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्पॉइल्ड लाइफ, पता ही नहीं चलता ये क्या है। अगर मैं कहूं कि मेरा जीवन अस्त है, फिर भी मुझे इस पर गर्व है, तो भी नहीं पता चलता। और जैसा भी हमारी एंकर कह के गई है कि जिंदगी झंडवा फिरऊं घमंडवा, जब ये रवि किशन की बात आती है तब ये बात आगे बढ़ती है। तो गोरखपुर से आपका स्वागत है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हम एक सीरीज चला रहे हैं, सियासत पर सीरीज चला रहे हैं, और आज गोरखपुर की बात हम माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की बात गोरखपुर से करेंगे। यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट की भी बात करेंगे, यहाँ के व्यापारियों की भी बात करेंगे, यहाँ की आम जनता की भी बात करेंगे। लेकिन सच बताइए, जो काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, सच में आपको लगता है कि आपको घमंड है इस बात का? पहली बात तो आपका स्वागत है इस गोरखनाथ की पावन धरती पे। उत्तर प्रदेश की बात, इतना पॉपुलर चैनल जिसको पूरा प्रदेश देखता है, पूरा उत्तराखंड देखता है, वो यहाँ आया है गोरखपुर में इस चुनाव के माहौल में। तो आपका, मैं, मेरे बड़े पुराने मित्र, एक ऐसे मित्र, मैं वो बाद में बात करूँगा। हम लोग ऐसे साथी हैं जो, खैर चलिए बता ही देते हैं आपको। मैंने फोटो देखी है। सोचिए, हम लोग वो वाले दोस्त हैं, हम लोग वो मित्र हैं जहाँ ये हमारे, इनके मैं बाल बड़े पसंद करता था, इनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा था। और ये 1993 की बात है। 1993 में हम दोनों की मित्रता हुई कानपुर में एक शूटिंग में, पहली फिल्म में, दूसरी तीसरी फिल्म कर रहा था। भैया हमारे मिले और हम लोगों के ऐसे मित्र हुए। ये अखबार में जर्नलिस्ट थे, तब अखबार में लिखते थे। इन्होंने मेरा हेयर कट कराया, लेकिन उसके बाद ये मुझे ढूंढते रहे और ये गर्व करते रहे मेरी यात्रा पे। और उसके बाद हम दोनों को मिलवाया हमारे एक और पत्रकार भाई ने, और आज हम लोग दोनों साथ बैठे हैं। मुझे इतना गर्व हो रहा है कि हम दोनों, एक बहुत ही सुंदर आत्मा, इनका एक जोरदार स्वागत हो। और आज, हाँ, तो आज हम लोग भैया और हम दोनों साथ बैठे हैं, और मैं इनको, हम दोनों इस मंच पर बैठे हैं और दोनों ने कुछ हासिल किया लाइफ में। हम दोनों के पास कुछ नहीं था, आज ये इतने बड़े चैनल को आज ये हेड कर रहे हैं। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इनको यहाँ देख के। और ये सवाल पर अभी आते हैं, फिर हमारी मित्रता की बातें हम लोग बीच में करेंगे। सवाल है कि बहुत गर्व हो रहा है इस बात का। अब जिंदगी झंड बा नहीं कहूँगा, उन लोगों के लिए कहूँगा जो विपक्षी हैं, विरोधी हैं। बहुत गर्व इस बात का है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, पूज्य महाराज जी के साथ उत्तर प्रदेश की ये ग्रोथ, ये एक ऊंचाई मैंने जो देखा, मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि हम लोग गांव देहात के लड़के निकले थे, आज वही उत्तर प्रदेश बदल गया है। वही उत्तर प्रदेश में आज रक्षा है, वही उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है, बेटियों की रक्षा है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, सारी चीज़ें हैं, सड़कें हैं,
व्यवसाय है, व्यापारियों को सुरक्षा। आज यहाँ पे इतने सारे बिजनेसमैन आए हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर के सारे दिग्गज बिजनेसमैन यहाँ हमारे समक्ष बैठे हैं और ये लोग महाराज जी के सानिध्य में बहुत समय से हैं। महाराज जी के वे ऑफ वर्किंग को जानते हैं कि वो हमेशा सुरक्षा देने में विश्वास करते थे और प्योर बिजनेस करने में। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो बहुत लोगों को रोजगार देता है और ये बात उनको बहुत साफ पता थी, तो उसी पर ये चीज़ें बहुत आगे बढ़ी हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे उत्तर प्रदेश में मैं महादेव की कृपा रही। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा, पूज्य महाराज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे गोरखपुर भेजा और मैं यहाँ पर आज 7.5 लाख वोट पाके आज यहाँ पर ये सक्सेस स्टोरी को आज पूरे देश को बता रहा हूँ। आज करोड़ों लोग इस वक्त हमको देख रहे हैं, मेरे अनगिनत फैंस हैं जो वो देख रहे हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं, विपक्षी हैं, विरोधी लोग भी इस वक्त इस चैनल को और दिल से देख रहे होंगे कि आज होगा क्या यहाँ पर। तो मैं बहुत खुश हूँ जी। नहीं, मैंने आपसे ये जो घमंड वाली या गर्व वाली जो बात पूछी है उसके पीछे की वजह है, अभी ठीक हमारे पहले एक सेशन हुआ है जिसमें 2 यहाँ की महत्वपूर्ण हस्तियां बैठी हुई थी और उन्होंने बताया कि कोरोना टाइम्स में उनका बिजनेस तो यूं भी डंप हो गया एक तरीके से और उनको बैंक से लोन मिला, बहुत सारे काम हुए, लेकिन फिर उनसे किस्तें ली गई, फिर उनसे ब्याज लिया गया। उनके उद्योग कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद भी उन्हीं ने कराए गए। उनसे बिजली के फिक्स चार्जेस भी लिए गए, जबकि उनकी फैक्ट्रीज बंद थी, लेकिन फिक्स चार्जेस नहीं खत्म किए गए, उनको माफी नहीं मिली। इस पर पूछना चाहता हूं मैं, उनको आम जन, आम व्यापारी, आम उद्योगपतियों की बात करता हूं, अगर वो ऐसे हैं तो फिर ये घमंड किस स्तर पर जाएगा? देखिए, यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप कहूँगा, वो मैं व्यापारियों से, मैं अगर हैं उन लोगों ने शायद ना हमारे कार्यालय से संपर्क किया, ना मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से संपर्क किया। मुख्यमंत्री जी के शहर में रह के अगर आपको कोई दिक्कत चिंता होती है तो ये बड़ा दुखद है, इन लोगों ने संपर्क नहीं किया होगा। मैं कहीं पर कोई कम्युनिकेशन गैप है, अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है, कोई भी अधिकारी, अगर इन किसी के साथ अन्याय होता है, जनता के साथ, व्यापारियों के साथ, तो ये सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। उसमें अगर किसी अधिकारी ने कोई बदमाशी की है उसको भी हम लोग फिर अदालत में ले आएंगे और उनके उस पर भी कार्रवाई होगी। तो ये अगर कहीं पर कुछ हुआ है, इसकी डिटेल मुझे अभी अगर आपके शो के बाद मैं ले लेता हूँ। कहीं पर किसी ने कोई गलत काम किया, अगर किसी की फैक्ट्री बंद है तब भी बिजली का बिल आया तो वो काहे के लिए देगा? जब जेन्युइनली से कि इंसान की फैक्ट्री बंद है तो क्यों देगा? तो कहीं ना कहीं कुछ किसी की कोई कम्युनिकेशन गैप या किसी की बदमाशी, या कोई कहते हैं ना कि नाक के नीचे भी कोई बदमाशी करता है, बहुत करीब रह के भी, तो वो ज़रूर हम देखे जाएंगे। लेकिन इस सरकार में ये यहाँ के व्यापारी भी, उत्तर प्रदेश के एक बच्चा भी कहेगा कि सच्चाई, न्याय, हमारे प्रधानमंत्री पे, हमारे मुख्यमंत्री पे 1 इंच का कोई दाग नहीं लगा सकता, एक स्कैम नहीं। पे जो व्यक्ति होता है उसको लगता है कि जो मैंने बचपन से रंगमंच जिया है, अब तो भुनाने का समय आ गया है, अब तो फीस बढ़ाने का समय आ गया है, और उसी समय आपको लगता है कि नहीं, अब गोरखपुर दौड़ जाना चाहिए। ये कैसे सोचा? बहुत सुंदर सवाल आपने किया। ये आपका सवाल नहीं, ये मुझे हर रोज लोग पूछते हैं, मेरे फैंस जानना चाहते हैं, कलाकार मेरे जितने बॉलीवुड में मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे साथ 90s से काम कर रहे हैं, आज सब सुपरस्टार हैं, वो लोग भी ये जानना चाहते हैं भैया कि मैं क्यों आया। तो इंग्लिश में कहावत है, टाइम टू पे बैक। आपको नियति को, नेचर को आपको लौटाना पड़ता है। सब कुछ आप लेके नहीं जा सकते। सांसें ले रहे हैं, पेड़ ले रहे हैं, अनाज खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, सब कुछ भगवान का आप फ्री में खा रहे हो। ऊपर वाला सोचिए कभी भगवान बिल भेजता नहीं। हम लोग, एक बिजली का बिल आ जाता है, हम लोग कांप जाते हैं, बड़ा बिल आ गया। ईश्वर का बिल तो आता ही नहीं, तो वो लौटाना है, वो प्रवृत्ति थी। उसमें हमको जब अमित शाह जी ने से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, और महाराज जी के साथ फिर मुझे लखनऊ भेजा गया। महाराज जी के साथ मैं बैठा था, तो मैंने बोला महाराज जी मैं शूटिंग रोज़ करता हूँ, मैं बहुत 365 दिन मैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा,
भोजपुरी, हिंदी, वेब सीरीज, रियलिटी शो, एड्स, शोज, सब कुछ करता हूँ मैं, और मैं रोज़ बिजी रहता हूँ, मैं वर्कहॉलिक आदमी। तो उन्होंने कहा सेवा भी करिए, आप सेवा करिए, शूटिंग करिए, वहीं अपने क्षेत्र में करिए, आपको चुनाव लड़ना। और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सेवा करना है। अगर मैं यही सोचूं कि मैं अपने लिए, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के लिए ही सोचता रहूं, या अब कि मैं अपनी लाइफ है, मैं हर साल फॉरेन चला जाता था छुट्टियों में, एक एक महीना मैं घूमता रहता था, 2 महीना, तो मैं अपनी लाइफ जीता था, मैं वैसा ही आदमी था। और वो थॉट उन लोगों ने डाला, और वो थॉट की वजह से मैंने ये सोचा कि ये सही निर्णय है कि इस समय कि मेरी मदद किसी ने लाइफ में की नहीं थी, तो मुझे लगा अगर ये मौका मिलता है तो मेरी मदद किसी ने नहीं की, मैं स्वयंभू हूँ, सेल्फ मेड आदमी हूँ, तो मैं अगर ऐसे कोई मौका मिलता है, ऐसी कोई गद्दी मिलती है, तो मैं जितना भी हो सके गरीब गुरबा, जितनी भी हर बिरादरी की मदद करूँ, मानवता की मदद करूँ, उस भाव से मैं यहाँ आया। मत्स्य कांड तो हो गया, चुनावी कांड जो होने जा रहा है उसमें क्या लगता है, कोई कांड कर पाएंगे या इस बार कांड कोई दूसरा कर जाएगा? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं भैया, ये आप याद रखिएगा मेरी बात, ये कुछ भी आप भीड़ देख रहे हैं, मैंने ये सपा की भीड़ 2014 में भी देखी थी, 17 में भी देखी थी, 19 में भी देखी थी, और ये भीड़ सबने देखी थी। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश को ये मालूम पड़ा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम, इस सत्य को सब जानता है, जितने यहाँ बैठे हैं सबकी अंतरात्मा बोलती है, कुछ भी कहें, इस बार हम लोग दोबारा बहुमत की सरकार बनाएंगे, पूज्य महाराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, योगी मोदी जी डबल इंजन की सरकार आएगी। इतने बड़े प्रदेश को, जिस प्रदेश को कोरोना में बचाया गया, जिस प्रदेश के लिए पूज्य महाराज जी निरंतर दौड़, एक विपक्षी मुझे बता दो कोविड में कहां था, एक विरोधी जो जितने लोग वोट मांगने निकले, इन सबसे आप जरूर पूछिएगा, इन लोगों से पूछना तो जरूर बनता है सबका कि लोग कहां थे, आप लोग वोट किस हक पर मांग रहे हो, आप लोग कहां थे कोविड में, कोरोना में, जब प्रदेश, आपकी बिरादरी, आपके वोटर, आपकी जात, आपका समुदाय, वो जो भी बिरादरी को ये लोग सरदार बने हुए हैं, ये लोग कहां थे? मकान कभी लोगों ने क्यों नहीं दिया? 70 साल इन लोग, इतने साल, 20-20 साल यहां राज किए उत्तर प्रदेश में, क्यों मेडिकल कॉलेजेस नहीं रहे? क्यों एम्स नहीं था? क्यों हर जिले में मेडिकल कॉलेज? क्यों एयरपोर्ट्स नहीं बने? क्यों फ्लाइट की सुविधाएं नहीं थी? क्यों सड़कें? पर अब गोरखपुर में जहां आप बैठे हैं, यहां से 5-7 किलोमीटर पे फिल्मों की शूटिंग हो रही है। इस वक्त 100 फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इतना नया एक रोजगार, हमने एक नया रोजगार यहां लिया है। 300 बच्चे गोरखपुर में मेरे ट्रेंड किए हुए हैं, जो एक्टर बन के तैयार हैं किसी भी फिल्म में काम करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। तो भैया आज ये थॉट ले आइए और आप चुनाव जीत के जाइए। आप लोगों ने किया क्या है? आपसे जनता पूछेगी, वोट मांगने आएंगे, कहां रहला हो कोरोना में, जब हमार माई के तकलीफ रहे, कहां रहला? वोट, अनाज जब चाहत रहे, कहां रहला? 35-35 किलो अनाज मिला था 18 महीना से, तब पूछिए कहां रहला हो? कौन मुंह लेके अइला तू जा तोरा के वोट देम हम? का मुंह लेके आई? लोग तो बोलते थे भाजपा का वैक्सीनेशन है, भाजपा का इंजेक्शन है, मोदी का इंजेक्शन है, नहीं लगवाना। ये लोग तो पूरा जान जोखिम में डाल रहे थे। आज वही वैक्सीन हम लोग को बचा ले, नहीं तो करोड़ों लोगों की मृत्यु होती अगर पिछली सरकार यहां होती। ये लोग कौन मुंह लेके वोट मांगने आएगा? क्या किया है लोगों ने? प्रदेश को लोगों ने गुंडा माफिया प्रदेश बनाया था। रंगदारी तो यही, व्यापारी लोग नई गाड़ी नहीं खरीद पाते थे, ये लोग घर से नहीं निकल पाते थे, बेटियां किसी की, सब लोग दिल्ली और नोएडा में शिफ्ट होते थे, यही व्यापारी वर्ग। क्या सुरक्षा थी? पूछिए इन लोगों से। जब तू ऐसा बोला था तो लगा था फिल्म में विलन बना, तो इन हीरो वाली बात होता। एक बात बताइएगा, कोरोना की बात आपने कई बार की, एक मौजूद सवाल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने कहा है कि चुनाव टाल दिए जाए, कोरोना को देखते हुए कुछ समय का वक्त दे दिया जाए। तो आपको लगता है चुनाव इसी समय होने जा रहा है जिस समय लगता है कि होगा? देखिए आज, इसलिए पूछ रहा हूं, ये आज मैंने आज ये न्यूज़ मैंने भी पढ़ी। देखिए हमारे आला कमान जो डिसाइड करें, ये
जानना चाहिए भैया पहले आपको, ये 18 करोड़ की कार्यकर्ताओं की पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ये लेकिन एक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, राष्ट्र प्रेम का विचार है, तिरंगे का विचार है, सनातन धर्म का विचार है, हिंदुत्व की रक्षा करने का विचार है। हमारा एक संगठन है और उसके बहुत लेयर्स हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। संगठन जो तय करता है, हम लोग कार्यकर्ता के रूप में खड़े हो जाते हैं। हम लोग सब योद्धा लोग हैं, आदेश का पालन करते हैं। हम लोग 24 घंटे काम का आदेश आता है, हम लोग 24 घंटे 365 दिन करते हैं, कर्मठ लोग हैं। तो अगर आदेश आएगा कि चुनाव नहीं होगा, पार्टी जो तय करेगी, प्रधानमंत्री जी जो तय करेंगे, संगठन जो तय करेगा, उस आदेश का पालन होगा। अगर ये चर्चा हुई, बात होगी, तो प्रधानमंत्री जी से बेहतर कौन जानता है, जो तुरंत इस देश में 2 खुद के कोवैक्सीन कोविशील्ड बना के पूरे देश को बचा लिए। उनको कहीं खतरा लगेगा तो प्रधानमंत्री जी खुद ये निर्णय ले लेंगे। मुझे पता है, क्योंकि वो कितने सेंसिटिव तरीके से सोचते हैं। बाबा विश्वनाथ के लिए भी सोचते हैं, प्रभु राम के लिए भी सोचते हैं, माँ विंध्याचल के लिए भी सोचते हैं, जनता के लिए भी सोचते हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए भी सोचते हैं, एम्स के लिए भी सोचते हैं, एजुकेशन, बेटियों की पढ़ाई के लिए भी सोचते हैं, गरीबों को मकान देने के लिए भी सोचते हैं, 5 लाख इलाज के लिए भी देते हैं, 6,000 रुपया किसान को खाते में भी देते हैं। तो ये सोच, इतनी सेंसिटिव सोच की हर बिरादरी को, हर जात को, हिंदू भी मकान ले जा रहा है, मुसलमान भी, हिंदू भी इलाज के लिए पैसे ले जा रहा है, मुसलमान भी, ब्राह्मण भी ले जा रहा है, पिछड़ा भी ले जा रहा है, निषाद भी ले जा रहा है, राजभर भी ले जा रहा है। हर जात के लोग को समान मिल रहा है, जो जो प्रधानमंत्री जी दिए हैं। उसी के बल पे तो 19 में हम लोगों की सरकार इतनी भव्य रूप से बनी, 17 में हम लोगों की सरकार बनी, 14 में बनी, 22 में बनेगी, 24 में बहुत भव्य तरीके से बनेगी। हम लोग बहुमत जी। एक सवाल देखिए, आपके सामने एक सामान्य सांसद के तौर पर तो हैं ही, लेकिन एक स्टार के तौर पे आपकी जिम्मेदारियां भी हैं और लोगों की अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं। तो भोजपुरी सिनेमा हो, बॉलीवुड तक पहुंच हो, जो रास्ते आपने तय किए हैं पथरीले, वो और युवाओं को तय ना करने पड़े, उसके लिए भी उम्मीदें हैं ना आपसे कि आप भाई स्टार हैं, यहाँ आए हैं, तो केवल एक सांसद के रूप में ही आपके काम न रह जाएं, एक कलाकार के रूप में भी, एक सीनियर अभिनेता के रूप में भी सब कुछ मिले लोगों को। क्या उसके लिए आप कर रहे हैं? बहुत सही सवाल किया। सब लोग मुझे उस रूप में देख भी रहे हैं कि महाराज जी लाए हैं। महाराज जी अगर अपनी गद्दी पर गोरखपुर के लिए सोचें रवि किशन शुक्ला को, तो क्यों सोचें। तो उसके बाद जब जनता भी सोचती है, युवा भी सोचते हैं, मेरे साथ बहुत युवा फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में, मेरे फैंस भी हैं, और अब मुझे नेता बनने के बाद मेरे फॉलोअर्स भी बहुत प्यार करने लगे हैं। उनकी उम्मीदों के हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ, उनकी उम्मीदों के हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे स्टूडियो बनाऊँ। भोजपुरी का गढ़ भैया मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ। भोजपुरी स्टूडियो यहाँ लगाऊंगा ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री में आज 1 लाख लोगों का रोजगार चलता है, और करीबन सारे कलाकार आज सुपरस्टार बन गए हैं। सब लोग भव्य करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, सब लोग जी खा रहे हैं। सिंगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसको मैं बेस करना चाहता हूँ गोरखपुर में। और मैंने महाराज जी से भी बात कही, तो उन्होंने बात चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि मैं बड़ी इंडस्ट्री तो वहाँ लगा ही रहा हूँ। जेवर के पास हम लोग बहुत बड़ी, एक एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बना रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री एक रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है, ये हम लोगों को जानना चाहिए। कि मैं जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं मुझे, कि आप लोग सारे बच्चे IAS IPS डॉक्टर नहीं बन सकते। हर परिवार में कोई कलाकार, कोई संगीत में कोई सिंगर होता है, कोई म्यूजिशियन होता है, कोई गायक होता है, कोई एक्टर होगा, कोई रंगकर्मी होगा, कोई बैक स्टेज अच्छा होगा, कोई सेट डिज़ाइनर होगा। तो इसको भी एक प्रोफेशन के रूप में बच्चों को वो समय लद गया जब हम लोगों को कहा था अरे ये तो नचनिया बाड़न हो, वो समय लद गया। अब सिनेमा इंडस्ट्री के लोगों को बहुत बड़े बड़े परिवार के बच्चे आ रहे हैं, इसको एक प्रोफेशन के रूप में देखा जा रहा है, रोजगार का बहुत बड़ा और एक नया रोजगार हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं एक रवि किशन के रूप में मैंने एक नया रोजगार इस उत्तर प्रदेश में मैं लाया हूँ फिल्म सिटी के रूप में, क्योंकि ये मेरी लड़ाई 18-19 साल से थी और ये भैया बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज मैंने उसको स्टैब्लिश किया, महादेव ने मेरे सपने को पूरा करने शुरुआत कर दी। फिल्म सिटी मैं चाहता था कि उत्तर प्रदेश में सारे कलाकार घूमें, और आज बड़े बड़े स्टार्स उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, बनारस में, हर जगह गोरखपुर में घूम रहे हैं और आ रहे हैं। तो ये एक तो धन्यवाद इसी सरकार को, पूज्य महाराज जी को, कि उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था इतनी स्ट्रांग कर दी कि कोई भी हीरो या हीरोइन अब यहाँ आने से डर नहीं रहा है। तो रोजगार वहीं बढ़ता है जहाँ पर आप पनपते हो, आपके जहाँ पे सुरक्षा होती है, आप वहीं पे प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप अपने बेटियों बच्चों को वहीं पढ़ाते हो, आप वहीं पे फ्यूचर देखते हो। आज गोरखपुर की प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है,
क्योंकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। 6 लेन 4 लेन्स चारों तरफ से सड़कों का जाल है। हर अभी रिंग रोड हमने पास करवाया यहाँ जंगल कौड़िया से 26 किलोमीटर का। तो अभी ऐसी सारी चीजें हैं कि आने वाला भविष्य यहाँ मेट्रो की सुविधा होगी। अभी यहाँ पे सी प्लेन आएगा, रामगढ़ झील में सी प्लेन उतरेगा। आप जहाज से पानी से आईबा हो, पानी में उतरबा, हमके मिलबा। हमारे झील के पास मैंने अपना मकान खरीद लिया है, अब मैं स्थायी भी हो गया हूँ। तभी के वो विरोधी जो बोलते थे अरे ये तो बाहरी बाड़न हो, तो वो भी खत्म कर दी कहानी। मैंने अपना घर खरीद लिया यहाँ पर, अब मैं यहीं रह के सेवा करूँगा। अपने सवाल आप लोग दोनों को मैं मानना, इनके सवालों के लिए एक ताली तो बनती है भाई। हाँ, दोनों अच्छा, दोनों दिग्गज हमको घेरे हुए एक साथ है। हम भैया भैया बोलेंगे कि थोड़ा सवाल हल्का आएगा तो और कड़क आ जाए। भैया बोले थी और कड़क सवाल मारा तड़न। ताजा तो शाप भी दे दिया आपने। तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए बात हुई थी पूरे देश में, वो मुद्दा 15 दिन चला था, सदन चल रहा था, ड्रग्स सदन चल रहा था। मैं लोकसभा में बैठा था और मुझे बहुत दुख था क्योंकि मैंने बहुत सारी पार्टीज देखी थी जहां मैं अपने आने वाले बच्चों को, भविष्य को मैं देख रहा था चल कि केमिकल ड्रग्स लेते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा भी था। और मुझे पता था पाकिस्तान के रास्ते आता है ड्रग्स, बड़ी खेप आती है क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हिंदुस्तान में। पाकिस्तान की सोच है, चाइना की सोच है कि इस देश को खोखला कैसे करना। और मैंने वो सवाल उठाया था कि हम लोगों को उस बॉर्डर पे ध्यान देना जहाँ से करोड़ों खरबों रुपए के केमिकल ड्रग्स लाए जा रहे हैं हमारे देश के युवाओं को बर्बाद करने के लिए। पंजाब ने वो हालत देख ली हो, दिल्ली तक भी पहुंच गया, मुंबई भी पहुंच गया, हैदराबाद भी पहुंच गया, समस्त भारत में वो ड्रग्स अपने अपने पैर जमाने लगा। तो मैंने उठ के वो बात कही। अब हम बोल दिए, अगर रूल बुक में देखेंगे आप कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे सदन के, पार्लियामेंट के रूल के हिसाब से लोकसभा के सवालों का जवाब राज्यसभा में कोई नहीं दे सकता या उस प्रश्न पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। खैर उन्होंने किया, मैडम ने किया और राज्यसभा में उन्होंने उस पर थाली छेद जो भी कहा। मैडम का नाम भूल गए हम। अरे अब हम उनके पैर छूते हैं, हम उनको माँ समान मानते हैं, हमारी सीनियर हैं। और मैं हमेशा उसके बाद भी पार्लियामेंट में मिला, मैंने उनके पैर छुए क्योंकि हमारी जो संस्कृति संस्कार है वो रहेंगी बरकरार। लेकिन जहां आप मुझ पे सवाल दागोगे, जहां मेरी सरकार पर या मेरे देश पर या मुझ पर किसी भी आरोप प्रत्यारोप पे, तो मैं वहां पर आपको जवाब जरूर दूंगा। ये मैं इसके लिए जाना जाता हूँ। तो उन्होंने जब मुझसे कहा, मेरी सीनियर है वो सबको पता है, उन्होंने वापस भी कुछ कहा। तो खैर मैंने फिर वहाँ पर उनको जवाब दिया और वो जवाब ये था कि मुझे थाली किसी ने नहीं दी, मैंने खुद की थाली बनाई है। और अगर वो थाली में ड्रग्स होगा, केमिकल होगा, तो मैं उसमें छेद ज़रूर करूँगा और मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। अच्छा, एक बात और, जो थाली आपने अपनी क्रिएट की उसमें सबसे बड़ी पूंजी तो भोजपुरी की है, लेकिन आप यहाँ भी देखते हैं इंडस्ट्री में, आपने हालांकि इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई कि कलाकारी से ज़्यादा फूहड़ता का वर्चस्व हो गया। आप अच्छी चीज़, रोचक चीज़ दिखाना चाहते हैं, 100 तरीके हैं, लेकिन उसमें मसाले के ना, मसाला भी होना चाहिए, ठीक है, लोगों को एंटरटेन करना आपका काम है, लेकिन आप कितना जायज़ मानते हैं कि ज़बरदस्ती की फूहड़ता रखी जाए किसी भी चीज़? देखिए, किसी भी तरह से अब गुलाम नहीं होना है। राम राज्य अब आया है, सदियों के बाद राम राज्य आया जी। नहीं, लेकिन इसके आगे का एक और सवाल है। फिर देखिए, जब आप लोग ये बात करते हैं तो फिर ये भी बात उठने लगती है, अयोध्या राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, अब मथुरा से ये मांग उठ रही है। तो ये क्या आपको इस रूप में देखते हैं कि देखिए गुलामी के प्रतीक हैं तो लेके चलेंगे, कि आप मानते हैं कि जायज़ है अब मथुरा में कुछ बड़ा होना चाहिए? देखिए, सच बताएं, अगर आप इतिहास उठाएंगे तो बाबा विश्वनाथ में वहाँ मैं बड़ा हुआ। वो कीचड़ की गलियाँ, वहाँ पैखाना होता था, वहाँ बहुत गंदगी रहती थी। बाबा विश्वनाथ को बहुत दुखी वहाँ थे, बहुत कुछ हुआ था, बहुत कब्जा हो गया था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबी कहानी। खैर, मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, एक सांसद के रूप में बनारस के उन्होंने उसको विराट कर दिया, गंगा जी से मिला, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके गंगा जी स्नान, इससे जीवित मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद प्रभु राम के मंदिर के लिए 500 साल से हम लोग सारे लोग, अनगिनत सैकड़ों मौतें हुई, सैकड़ों गोलियां चलाई गई, कि पिछली सरकारों में गोलियां मारी जाती थी, लाठियां बरसाई जाती थी कार सेवकों पर, राम भक्तों पर। अब वो समय भी चला गया, अब वहाँ प्रभु राम का मंदिर बन रहा है।
वहां पे मथुरा जी का, वहां की पूरी जनता स्वयं चाह रही कि वहां पर भी उनको भव्य रूप दिया जाए, एक विराट रूप दिया जाए। तो वहां पर जगह देख के प्रशासन देखेगा। मुझे पता है यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी महाराज जी चाहेंगे तो उसको भी भव्यता देंगे और भगवान कृष्ण को भी एक भव्य रूप मिलेगा, और मिलना चाहिए क्योंकि उनका सबका स्थान था वो। उस पर सब लोग कब्जा कर कर करके घर घेर के मंदिर जहां उनका सब कुछ था उसको छोटा कर दिए। पहले वो आजाद जगह थी पूरी और वहां पे उनका स्थान था, और वहां पर सब लोगों ने अपना मकान बना बना के क्या क्या बनाए और उसको घेर दिए। उसको हटाना जैसे पहले स्वरूप था, प्रधानमंत्री जी की यही सोच है, जो ओरिजिनल स्वरूप है वैसा रहना है। प्रकृति के साथ भगवान रहते थे, उसको मकानों के साथ सब लोगों ने संकरा कर दिया था। तो जो ओरिजिनल मैप पे स्थान होगा, जब देखा जाएगा कि इतिहास में कि ये इतनी जगह पे थे, इतनी जगह खाली थी और वहां मंदिर था, अब अचानक सब लोगों ने वहां अतिक्रमण किया, तो जो अतिक्रमण किए तो हटेंगे। नहीं, भगवान के लिए भव्यता करना, उनके लिए और स्पेस क्रिएट करना, ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी धर्म को एक चुनावी हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करती है? मैं इससे जुड़ा एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, धर्म और राजनीति, आपको क्या लगता है कि दोनों में से क्या बड़ी चीज है और किसके लिए ज्यादा काम होना चाहिए? देखिए, धर्म है तो हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, ध्यान से। धर्म संस्कार होना बहुत जरूरी। धर्म आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जिसके पास धर्म नहीं, वो नास्तिक होता है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, वो समाज के लिए बहुत एक गलत व्यक्ति भी साबित हो सकता है। धर्म के साथ विकास का सबसे बढ़िया मॉडल है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूज्य योगी महाराज। डबल इंजन की सरकार, धर्म भी हुआ, अगर वहां पर मंदिर बन रहा है तो 6 लेन भी बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बन रहा है, अभी गंगा एक्सप्रेस भी बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस भी बन रहे हैं, हर जगह पे एयरपोर्ट भी बन रहा है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, ये गोरखपुर एयरपोर्ट भी अभी विस्तार पर आ गया। तो धर्म के साथ विस्तार कैसे होता है, धर्म के साथ विकास कैसे होता है, ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। और पूरा देश और इसीलिए पूरे विश्व में ये डंका बज रहा है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का, और पूरा देश बम बम बोल रहा है। और आप देखिएगा 2022 में हम लोग बहुत ही ऐतिहासिक जीत के साथ दोबारा सरकार बनाएंगे और यही विकास और धर्म काम। गुरु 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 एक सवाल, ये जो धर्म की बात आप अचानक करने लगे हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप गोरखपुर में रवि किशन है या योगी जी की छत्र छाया है और आप योगी आदित्यनाथ हैं यहाँ पे? ये धर्म की बात अचानक उस भगवा चोले की वजह से तो नहीं है, उस धर्म नगरी की वजह से तो नहीं है? मेरा जन्म मंदिर में हुआ, मैं एक पुजारी का बेटा हूँ। मैं जब मेरी आंख खुली, समझ आई थोड़ी बहुत, तो मैंने शंख सुना ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने श्लोक सुना, मैंने अपने पिताजी के जनेऊ को धोते हुए देखा है, मैंने अपनी उनकी चुटिया को ऐसे झाड़ रहे हैं जैसे उसमें मोती गिर रहा है, जनेऊ को ऐसे झाड़ रहे हैं जैसे उनकी तलवार हो। तो मैं उस माहौल में बड़ा हुआ हूं और वो माहौल मेरे शरीर के रोआ रोआ में, वो निकल नहीं सकता। मैं जी, तो यही मेरी पहचान है। मैं सिनेमा इंडस्ट्री में था तभी मैंने कहा नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव, यही मेरी शक्ति रही। और पूरा देश उस वक्त मुझे बोलता था कमाल का हीरो यार, महादेव महादेव करता है। उनको मालूम ही नहीं था कि महादेव ही सत्य हैं और महादेव ही आएंगे कपारे और महादेव का ही त्रिशूल सबको नचाएगा, और वही नचा रहा है। और देखिएगा 22 के चुनाव में महादेव फिर पूरा तांडव करेंगे, डमरू बजेगा और महाराज जी की सरकार बनेगी। तो ये महाराज जी की सरकार बनाने के लिए बुलडोजर चलाना जरूरी है क्या? आगे भी चलेगा कि बस हो गया? देखिए, बुलडोजर उन्हीं पे चल रहा है जो हमारे व्यापारी जो बैठे हैं, उन लोगों का अत्याचार इन पर होता था, जिन लोगों को रंगदारी के लिए फ़ोन आते थे। हमारे व्यापारी लोग बढ़िया गाड़ी लेके खरीद के नहीं चलते थे, हमारे व्यापारी लोग अपने मकान में रिपेयर नहीं करते थे, हमारे घर के हमारे गरीब परिवार के ज़मीन पे कब्जा होता था, हम हत्याएं होती थी दिन दहाड़े, इसी गोरखपुर में गोली चलती थी, यहाँ पर रामगढ़ झील में लाशें बहती थी। तब उन लोगों पे बुलडोजर चल रहा है जिन लोगों ने अत्याचार किया, जो समाज के लिए पापी हैं, धरती के पापी हैं, जो पाप करते हैं। बुलडोजर उन पर चला है, चलता है, चलता रहेगा, बहुमत की सरकार आने के बाद भी चलेगा।
जहां पापी होंगे वहां महाराज जी का बुलडोजर उसको दौड़ाएगा। जहां भी पापी होगा वो सुन ले, जो भी पाप कर रहा है, जो भी अत्याचार कर रहा है, जो भी दुराचार कर रहा है, जो भी बेटियों को डरा रहा है, जो भी बेटियों को सुरक्षित नहीं रखने दे रहा, उनके पीछे उनका बुलडोजर बड़े तेजी से दौड़ेगा। तो वो लोग या तो निकल जाएं उत्तर प्रदेश से या तो सीधे ऊपर लोग जाएंगे। वो महाराज जी के शब्द हैं। एक आखिरी सवाल, आपके पास समय सीमित है। क्या रवि किशन ये समन्वय बना के चलेंगे कि मत्स्यकांड 100 मिलियन भी जाएगा और सांसद के तौर पे भी आपकी उपस्थिति संसद में सबसे बढ़िया होगी, या अब यहां से टर्न करने का वक्त है कि एक कोई चीज है जिसे आप फुल टाइम बना लें कि अब राजनीति में सेट हो गए तो राजनीति फुल टाइम करेंगे? इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये क्रिकेटर भी बहुत अच्छे हैं, ये एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, ये पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे हैं। मैं कभी कभी इनको ये कंफ्यूज है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं कंफ्यूज हूं कि चाहते क्या है। तो गुरु राम का आप सवाल का जवाब दीजिए कि वास्तव में कब आप टर्न आउट होकर एक उसमें जाएंगे। देखिए, मैं ईमानदारी से बहुत दिल से बात कर रहा हूं। आज आप लोगों के ये मंच पे शायद मैंने पहली बार बड़े दिल से आत्मा खोल के बात की, और आप लोगों ने सवाल भी इतने अच्छे हम पर दागे हैं, जो कि मेरे सब जनता, मेरे जो चाहने वाले जो 30 साल से मैं इनको एंटरटेन कर रहा हूँ भारत को, वो सब लोग जानना चाह रहे हैं कि मैं हूँ कौन, मैं चाहता क्या हूँ, और मैं कैसे इतनी मेहनत करके सब जगह दिखाई देता हूँ। तो मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ बहुत साफ सब शब्दों में, ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्डेड रहेगा। मैं यहाँ पर आया हूँ सेवा करने, ऑनेस्टली सेवा करने, और ये पूरा गोरखपुर जानता है। 2.5 साल में मुझे जान चुके हैं लोग, जितने भी मेरे पास, जितने लोग मेरे साथ चलते हैं। मेकअप करता हूँ, अपना परिवार चलाता हूँ, वो मैं कमाता हूँ, उस पैसे से भी मैं राजनीति करता हूँ। तो ये बहुत साफ है, और महाराज जी भी जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं। ईमानदारी से मैं सेवा करूँगा। अब काम जहाँ मिलेगा कोशिश करता हूँ शूटिंग यहीं पर हो, गोरखपुर में, क्योंकि यहाँ भी रोजगार मिले। राजनीति ईमानदारी से करता हूँ। हाँ, 4 घंटे अब सो पाता हूँ, 3 घंटे, क्योंकि जब इतना सब हर जगह नहीं रह पाता, शरीर पे थोड़ा टॉर्चर भी हो रहा है। लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि ये दोनों चीज़ों को महादेव मेरे इलाज रखें कि मैं दोनों को बैलेंस कर पाऊँ। अगर हो गया तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो फिर राजनीति में फुल टाइम आ जाऊँगा, फिर साल में एक आध कोई सिनेमा करूँगा। लेकिन फैंस हमेशा, भैया अब सिनेमा कब आई, अब नया कौन रूप में देखा, क्योंकि इतना प्रेम करते हैं लोग मुझे सब पर्दे पे देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं नए नए रूप धारण करके आता हूँ, एंटरटेन करता हूँ इस देश को, और वो चाहते हैं कि मैं पर्दे पे भी बरकरार रहूँ। और यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसलिए नंबर 1 सांसद बना, पार्लियामेंट में सवाल सबसे ज़्यादा दागता हूँ, अटेंडेंस मेरी अच्छी रहती है, और कोशिश रहती है कि मैं हर हफ्ते अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रहूँ, महाराज जी के हर मंच पे रहने की प्रयास रहता है। और कोशिश है बाकी भी महादेव लाज रखें, वो ईश्वर जो शक्ति जो मुझे करवा रही मैं कर रहा हूँ। चलिए, आप मेकअप चढ़ाते रहें, फिल्मों से घर चलाते रहें, जनता को सेवा जताते रहें, और हमारे जी न्यूज़ यूपी यूके में ऐसे ही हमेशा आते रहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को मैं यूपी यूके जैसे भैया ने कहा, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। आप एडिटर हैं, उसको संभाल रहे हैं पूरा। शर्मा जी मेरे सामने बैठे हैं, ये वहाँ नीलम जी हैं, वो नलिनी जी हैं, नलिनी पांडे जी बैठी हैं, वो आप सभी लोगों को बहुत साधुवाद। आप लोग इसको ऐसे ही चला रहे हो जैसे एक पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का एक चैनल है, और इतनी शालीनता और इतनी अच्छा होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूं। जब अच्छे सवाल होते हैं तो जवाब भी अच्छा निकलता है। तो आप लोगों ने अच्छा होमवर्क किया और मुझे मेरे क्षेत्र में आके घेरा, और बड़ा आनंद आया मुझे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे ये इतना अद्भुत मंच दिया, इतना पावन मंच दिया। थैंक यू। तालियां प्लीज अभिनेता से नेता बने रवि किशन के लिए। और नवीन रुंगटा जी, मैं चाहूंगी जी बिजनेस स्पार्टन इंडस्ट्री एजुकेशन के क्षेत्र में 25 साल रहे, मैं चाहूंगी बुके दें रवि किशन जी को। आए प्लीज, मंच पर आइए, और तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि लोकप्रियता रवि किशन जी की जिस तरह से है। और रमेश चंद्रा जी प्लीज मंच पर आइए और बुके दीजिए रवि किशन जी को। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। गोरखपुर में विकास जो हो रहा है, गोरखपुर में जो नई दिशा दिखाई जा रही है विकास की,
रवि किशन जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। और जैसा कि उन्होंने भी कहा कि निरंतर विकास के कार्य होते रहेंगे। गोरखपुर आज जहां तक पहुंचा है, जहां से, उसमें बहुत बड़ी भूमिका सरकार की भी है, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी है, और इसी दिशा में बेहतर तरीके से आगे भी कार्य होते रहेंगे। तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। विकास की राह में लगातार निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। रवि किशन जी ने बहुत ही बेबाकी के साथ बेहतर तरीके से बताया कि कितना योगदान है उनका प्रदेश में। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की अगर बात कर लें तो गोरखपुर में भी बेहतर तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें रवि किशन जी आगे क्या विजन है उनका, उसके बारे में भी बताते नजर आए हैं।